सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है महात्मा गांधी के सामाजिक विचार, यानी महात्मा गांधीज व्यूज़ अबाउट सोसाइटी। महात्मा गांधी के सामाजिक विचार, समाज के बारे में गांधी जी क्या सोचते हैं। ये टॉपिक BA फर्स्ट ईयर और MA फाइनल में इंडियन पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो पुस्तक चलती है, भारतीय राजनीतिक विचारक या भारतीय राजनीतिक चिंतन, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि गांधी जी से जो है काफ़ी सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। पिछले वीडियोज़ में हम चर्चा कर चुके हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों के बारे में, राजनीतिक विचारों के बारे में, ग्राम स्वराज्य की उनकी जो अवधारणा है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सत्याग्रह के बारे में, सत्य और अहिंसा के बारे में, इन सब की चर्चा हम पिछले कर चुके हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, यूट्यूब अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे गांधी जी के सामाजिक विचारों के बारे में। गांधी जी ने दरअसल सबसे पहले जो राजनीतिक आंदोलन होते थे और सामाजिक सुधार कार्यक्रम होते थे, उन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। बड़ा विवेकपूर्ण तालमेल उन्होंने स्थापित किया कि राजनीतिक आंदोलनों को उन्होंने समाज सुधार से जोड़ा। वो कहते थे कि जब तक समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त हैं, जो अंधविश्वास और जड़ताएं मौजूद है, जब तक उनका खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक हमें न दासता से मुक्ति मिलेगी और न ही आत्म मुक्ति मिलेगी। इसलिए दोनों के मध्य उन्होंने एक बड़ा विवेकपूर्ण तालमेल गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया है। वर्ण व्यवस्था को वो दो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बताते हैं। पहला, वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ जो है जन्म से ही कुछ ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ विशेषताएं, कुछ काबिलियत वो लेकर पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा अंतर्निहित होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीय होता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य संबंधी योग्यता और क्षमता है उसकी कुछ निश्चित सीमाएं भी होती हैं। व्यक्ति की एबिलिटीज़ की और कैपेसिटीज़ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था में निहित इन चार आधारभूत व्यवस्थाओं के आधार पर इसे अपनी प्रकृति से एक सार्वभौमिक व्यवस्था कहा है। गांधी जी कहते थे कि मनुष्य के चार धंधे सार्वत्रिक हैं। पहला, विद्यादान करना, यानी दूसरों को पढ़ाना, दुखी को बचाना, आक्रमण से रक्षा, खेती और व्यापार करना, और शरीर की मेहनत से सेवा करना। इन्हीं के लिए वर्ण बनाए गए हैं और ये सारे धंधे सारी मानव जाति के लिए समान हैं, यानी वो वर्ण व्यवस्था के सार्वभौमिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। गांधी जी ने जन्म एवं कर्म दोनों को ही वर्ण की सदस्यता का आधार स्वीकार है। वो कहते थे कि वर्ण की सदस्यता का सर्वोत्तम आधार ये है कि व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले उस वर्ण के कर्तव्यों को भी निष्ठापूर्वक पूरा निभाए, किंतु जब व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले उसके कर्तव्य की उपेक्षा करे और अन्य किसी वर्ण के कर्तव्यों का पालन करे तो उसे उसी वर्ण का सदस्य माना जाएगा। यानी गांधी जी जो थे वो वर्ण व्यवस्था का आधार केवल जन्म को स्वीकार नहीं करते बल्कि कर्म को भी मानते हैं। मान लीजिए, वो कहते थे कि जो शूद्र के घर यदि कोई विद्वान व्यक्ति पैदा होता है तो वह उन कार्यों को करने के लिए अधिकृत होगा। अगर वो सेना में शामिल होना चाहता है, दुखी व्यक्ति को बचाना चाहता है, तो उसका वर्ण क्षत्रिय माना जाएगा। और यदि शूद्र के घर पैदा हुआ बच्चा विद्यादान करना चाहता है, अध्ययन अध्यापन करना चाहता है, तो उसका वर्ण ब्राह्मण माना जाएगा। तो गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को न्यायपूर्ण स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की है। गांधी जी कहते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें शारीरिक श्रम पर ज़्यादा मेहनत बल दिया जाएगा। प्रथम 3 वर्णों को अपने परंपरागत वर्ण संबंधी क्रमों को सामाजिक सेवा के अपनाना चाहिए, लेकिन आजीविका तो उन्हें भी शारीरिक श्रम से अर्जित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय मेहनत नहीं करे, शरीर से मेहनत नहीं करे, या ब्राह्मण मेहनत नहीं करे और बैठ के खाएं। उन्हें भी रोटी के लिए पसीना बहाना चाहिए। उन्हें भी आजीविका शारीरिक श्रम द्वारा ही अर्जित करनी चाहिए। वो कहते 4 वर्ण तो बने रहेंगे, किंतु उसके बाद ही सभी हिंदू अनिवार्य रूप से शूद्र नामक एक वर्ण के सदस्य भी हो जाएंगे। यानी शूद्र को हे दृष्टि से नहीं देखा जाए। हम सब भगवान की संतान हैं, हरिजन हैं, हम उस हरि यानी ईश्वर की देन हैं, तो हम सभी समान हैं। गांधी जी का एक निश्चित मानना है कि मूल वर्ण व्यवस्था वर्तमान जाति प्रथा के विभिन्न दोषों से मुक्त व्यवस्था है।
वो कहते थे जो जाति व्यवस्था की बुराइयां समाज में आ गई हैं गलत है, जिसमें मानव मानव का शोषण कर रहा है, जाति के आधार पर किसी दूसरे मनुष्य को हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो ये गलत है। मूल वर्ण व्यवस्था जो थी, मूल वर्ण व्यवस्था व्यक्ति व्यक्ति के अंदर कोई भेद नहीं करती थी। शुद्ध रूप में ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक असमानता की विरोधी भी है। और मूल वर्ण व्यवस्था विभिन्न वर्णों के बीच रोटी और बेटी के संबंधों को वर्ण धर्म का उल्लंघन नहीं मानती है, कि रोटी और बेटी के जो संबंध हैं वो वर्ण धर्म का उल्लंघन नहीं। वो कहते थे जैसे एक जाति व्यवस्था चलन में आ गई कि अपनी जाति में विवाह करेंगे, गांधी जी जो अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि वो जैसे शूद्र के हाथ का कोई भोजन नहीं करेगा, गांधी जी से गलत मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि रोटी और बेटी के संबंधों के अंदर जो है जाति लोग आपस में बेटी का रिश्ता रखते हैं तो गलत नहीं है। गांधी जी कहते थे कि ये जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म है, दोनों अनुपूरक है। आश्रम व्यवस्था के अंदर कौन कौन से आश्रम होते थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन आश्रमों के माध्यम से हम 4 पुरुषार्थों की सिद्धि होती थी, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की। तो लौकिक पुरुषार्थ भी थे और पैरालौकिक पुरुषार्थ भी थे। पुरुषार्थ का क्या मतलब होता है? पुरुषार्थ का तात्पर्य होता है मानव जीवन के वो चरम लक्ष्य जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयास करता है। जैसे धर्म की प्राप्ति करना चाहता है मनुष्य, पैसा कमाना चाहता है, अर्थ कमाना चाहता है, काम की पूर्ति करना चाहता है, और मोक्ष अंततः सबसे सर्वोच्च लक्ष्य होता है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होना चाहता है, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से वो है अलग होकर ईश्वर के चरणों में निवास करना चाहता है। तो कहते थे कि हमारी जो ये आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था है, इन चारों पुरुषों की प्राप्ति में सहायक है। और वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इन दोनों को मिलाकर ही वर्णाश्रम व्यवस्था कहा जाता है। यानी ब्रह्मचर्य जीवन, जब हमारे जीवन की ब्रह्मचर्य अवस्था हो तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, जब गृहस्थ अवस्था हो तो गृहस्थ जीवन का पालन करें, उसके बाद वानप्रस्थ और अंत में संन्यास ले लें। ये चारों आश्रम और हमारे चारों वर्ण मिलकर ही हमें जीवन के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करा सकते हैं, और मानव मात्र के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के भी ये साधन है। वो अस्पृश्यता निवारण संबंधी विचारों पर वो कहते हैं कि अस्पृश्यता की प्रथा जो है वो हिंदू धर्म का एक कलंक है। ये ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है, और हिंदू धर्म शास्त्र इसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। गांधी जी ने कहा है कि भारत की आबादी के 5वें हिस्से को स्थायी गुलामी की हालत में रखते हुए स्वराज्य मिल भी गया तो उस स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं है, वो एक अर्थहीन शब्द मात्र है। स्त्री उत्थान संबंधी यदि उनके विचारों की हम बात करें तो गांधी जी कहते थे कि समस्त पारिवारिक एवं सामाजिक कृतियों के अंत पर बल दिया जाए जो स्त्रियों के पतन का प्रमुख कारण है। जैसे उस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह पर रोक, स्त्री अशिक्षा, ये सब मनुष्य स्त्रियों की दुर्दशा के कारण थे। गांधी जी ने कहा इन सभी पारिवारिक और सामाजिक कृतियों का विरोध होना चाहिए। और दहेज प्रथा को भी स्त्रियों के कल्याण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने कहा कि स्त्रियों का उद्धार तभी हो सकता है जब इन कृतियों का अंत करके हम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दें। गांधी जी कहते थे कि रचनात्मक शक्ति की दृष्टि से यदि हम देखा जाए तो स्त्री पुरुष से ज़्यादा श्रेष्ठ है। पुरुष वर्ग को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि कुछ विशिष्ट गुण पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये गुण पुरुषों में नहीं है लेकिन स्त्रियों में है। जैसे नैतिक शक्ति उनकी ज़्यादा होती है, सहनशीलता स्त्रियों में ज़्यादा होती है, साहस उनमें ज़्यादा होता है, त्याग की भावना स्त्रियों में ज़्यादा होती है, अहिंसा का गुण भी स्त्रियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो त्याग की भावना, अहिंसा का गुण, सहनशीलता, नैतिक शक्ति, ये सारे के सारे पुरुष की तुलना में स्त्री को श्रेष्ठ बनाते हैं। स्त्रियों के लिए उचित कार्य क्षेत्र क्या हो, बोले इस बारे में स्त्री को क्या काम समाज में करना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार भी स्त्री को होना चाहिए। यानी पुरुष इस बात को तय नहीं करेगा कि स्त्रियां क्या करेंगी। गांधी जी का ये सुझाव भी है कि ज़्यादा अच्छा होगा कि स्त्री अपने कार्य क्षेत्र में घर से बाहर के कार्यों की तुलना में घर के अंदर के कार्यों को प्राथमिकता दे। बोले स्त्री की जो स्त्रीयोचित गुण होते हैं वो स्त्री को
घरेलू कार्यों के अंदर पुरुष की तुलना में ज़्यादा प्रभुत्वशाली बनाते हैं, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो उसको कर सकती हैं। यद्यपि गांधी जी ये भी कहते थे कि स्त्रियों को भी राजनीतिक जीवन में भागीदारी निभानी चाहिए, या राजनीतिक जीवन में पुरुषों के समान सफल साबित हो सकती है। सांप्रदायिक एकता संबंधी विचारों की बात करें तो गांधी जी जो थे वो सर्वधर्म समभाव की नीति के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक एकता और सद्भावना की स्थापना ये ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे सकूं, और उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में इसका बढ़ावा भी दिया। जो खिलाफत आंदोलन था वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक शानदार नमूना था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो ब्रिटिश शासन की जो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति थी, फूट डालो राज करो की जो नीति थी, उसका विरोध करते थे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा और जो आपको याद करना है कि महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए या महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि इस कोरोना महामारी में सबको लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।